नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वीर्यनाश करने से क्या क्या असर होता है, व्यवहार पे क्या असर होता है, व्यवहारिक असर के बारे में बताएंगे आज हम आपको। तो हमने इस बुक को पढ़ा है, इस बुक के अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है वही चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखो, कभी एक सांड को देखा है? एक सांड को देखा है? बड़ा सा, अत्यंत ही शक्तिशाली, और यदि कोई परेशान करे तो तुरंत ही आक्रमण करके उसको जमीन पे रगड़ दे। सांड को देखा है कि अगर इतना ताकतवर होता है कि कोई भी उससे लड़ेगा तो उसको उठा के फेंक देगा। उन्हीं का उपयोग होता है जाली, कट्टू और बुल फाइट जैसी साहसी लड़ाइयों में। सांड की लड़ाई होती है ना, बुल फाइट कहते हैं उसको। उन्हीं का उपयोग होता है गायों से स्वस्थ बछड़ों का जन्म करवाने के लिए। बछड़ों का जन्म कैसे होता है? सांड से होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सांड ताकतवर होता है। सांड कभी अपना दमन सहन नहीं कर सकता। सांड जो है कभी भी अपना दमन सहन नहीं करता। उससे यदि काम करवाना है तो भी उसके स्वभाव के अनुसार करवाना होगा। उसके स्वभाव और भावना के विरुद्ध आप उससे काम भी नहीं करवा सकते, क्योंकि सांड में ताकत इतनी होती है कि उससे कोई बैल वाला काम नहीं करवा सकता है। अभी एक बैल को देखा है? बैल को भी देखा होगा। सांड से छोटा होता है, सांड से पतला होता है, सांड से काफ़ी कम ताकतवर और सांड से काफ़ी अधिक पालतू। उनका उपयोग होता है अधिकतर खेत जोतने के लिए और भार वहन के लिए। बैल का देखा है क्या करते हैं? बैल को लोग क्या कहते हैं? उस पर बैठ जाते हैं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पे बैठते हैं। या बैल का उपयोग खेत को जोतने में भी होता है। उनका उपयोग कभी गायों को गर्भवती करने के लिए नहीं किया जाता। यदि खरीदने भी जाओ तो बैल के सामने सांड का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। बैल से कभी भी गाय गर्भवती नहीं हो सकती। वैसे ही अश्वों में भी दो प्रकार के अश्व होते हैं। घोड़ों में भी दो प्रकार के घोड़े होते हैं। एक होता है बीजाश्रव और दूसरा होता है बधिया अश्व। बीजाश्रव बढ़िया अश्व से कद में बड़े और ताकतवर और आक्रामक अश्व होते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैलियन। उन्हें नियंत्रित करना अत्यंत ही कठिन होता है, अतः मात्र बड़े बड़े घुड़सवार और योद्धा ही इन्हें पालते हैं। जो बीजाश्रव होता है अश्व, बीजाश्व, वो बहुत ताकतवर होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तदुपरांत मादा अश्वों को गर्भवती के लिए भी बीजाश्रव का ही उपयोग होता है। जो घोड़ी है उसको मतलब उसको गर्भवती करने के लिए बीजा अश्व का ही उपयोग होता है। परंतु क्यों सांड और बैल, बीजा अश्व और बधिया अश्व दोनों ही यदि एक ही योनि के हैं, एक ही पुरुष लिंग के हैं, तो दोनों में इतना भेद क्यों है? क्यों एक नौकर की तरह और एक राजा की तरह रहता है? तो दोनों में आखिर भेद क्या है? भेद है, दोनों भले ही एक ही योनि के हो, दोनों भले ही एक ही माता पिता से जन्म लिए हो, और दोनों भले ही एक पुरुष लिंग के हो, परंतु एक ही रगों में वो चीज़ दौड़ रही है जो दूसरे की रगों में नहीं दौड़ रही है, वो है वीर्य। समझ रहे हो? सांड में वीर्य दौड़ रहा है उसके शरीर में, इसीलिए सांड से गाय गर्भवती हो जाती है। उसी तरीके से बीजा अश्व जो है उसके शरीर में इतनी ताकत है जिससे कि जो घोड़ी है वो गर्भवती हो जाती है। तो बछड़ा जन्म लेता है, उसके पश्चात यदि उसे प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाता है तो बड़ा होकर विशाल ताकतवर सांड बनता है। परंतु यदि उनके अंडकोशों को काटकर उसका बंध्याकरण कर दिया जाता है तो उसके शरीर में वीर्य बनना बंद हो जाता है और वीर्यहीन, कम ताकत वाला, सरलता से नियंत्रण में रखा जा सके ऐसा पालतू बैल बन जाता है। क्योंकि देखो, बैल के अंदर वीर्य नहीं बन सकता है, इसीलिए वो कमज़ोर होता है। वैसे ही अश्व के जन्म के कुछ समय बाद भी यदि उसे प्राकृतिक रूप से बड़ा होने दिया जाता है तो ताकतवर बीजाश्व बनता है, जिसको नियंत्रण करना बड़े साहस का काम होता है। परंतु क्योंकि अधिकतर लोग यह नहीं कर पाते, इसलिए उसका बंध्याकरण करके उसे बधिया अश्व बना दिया जाता है, जिससे वो सरलता से पालतू बन जाता है और उसको नियंत्रण करना आसान हो जाता है।
वैसे ही आपने देखा होगा गली में कुत्तों का भी बंध्याकरण कर दिया जाता है, जिससे वो डरपोक बन जाए और उनमें किसी को काटने की ताकत ही ना रहे। परंतु इन सभी की तरह प्रजा का बंध्याकरण तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब प्रजा में अधिक साहसी और बहादुर युवान बढ़ने लगे तो पोर्न, गंदी फिल्में और एडवर्टाइज के रूप में अभद्र चलचित्र हर गली मोहल्ले के कोने कोने और हर किसी के हाथ सरलता से उपलब्ध कर दिया जाता है, जिससे युवा अपना वीर्यनाश करके अपने आप को वीर्यहीन, डरपोक, साहसहीन एवं पालतू हो जाए। उन्हें जो कुछ भी बोले वो चुपचाप बिना किसी प्रश्न या विरोध के करते रहें, जिससे प्रजा कभी किसी भी भ्रष्टाचार या अधर्म का विरोध ना करें और शासक अपना शासन चिंता मुक्त होकर करते रहें। इसीलिए पहले के समय में जब भी कोई देश अन्य किसी प्रदेश पर आक्रमण करता था तो सबसे पहले वहाँ से सशक्त जवानों को मार देते थे और बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक साहसी पुरुष भी परिस्थितियों को संपूर्ण रूप से पलटने की पूरी शक्ति रखता है। तदुपरांत जब दुश्मन की सेना अधिक ताकतवर और बड़ी होती थी तो राजा लोग नर्तकियों और वेश्याओं को रात में दुश्मन की सेनाओं के बीच में भेज देते थे। फिर दूसरे दिन वही सेना जब वीरहीन और पौरुषहीन हो जाती थी तो उस बड़ी सी सेना को छोटी सी सेना भी सरलता से हरा देती थी। यानी जब सेना में भेज देता था वेश्याओं को, नाचने वाली को, ताकि वो लोग कमज़ोर हो जाए। जब देश के क्रांतिकारी युवा अधर्मी राजा की प्रवृत्तियों का विरोध करना शुरू करते थे तब भी वे अधर्मी राजा उन्हीं युवाओं के आसपास वेश्यालय खुलवा देते थे, जहां वे युवा नर्तकियों को देख उत्तेजना से अपना वीर विनाश कर देते थे, जिससे फिर उनमें विद्रोह के लिए ना शारीरिक बल रहता था ना ही मानसिक, जिसके बाद उन्हें जो बोलो वो करने लगते थे। आज वही वेश्यालय हर किसी के हाथ में उंगलियों के इशारे पे उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे समाज के सारे पुरुष अपना वीर्य व्यय करके पौरुषहीन हो जाए और अधर्मी सरकार और धनवान कॉरपोरेट वाले जो भी बोले वो पुनः किसी प्रश्न या विद्रोह की चुपचाप पालतू पशु की भांति करते रहे। क्योंकि जब पुरुष वीर्यहीन हो जाता है तो उसका संकल्प शक्ति, न्याय परायणता, धर्म आदि सब लोप होने लगता है, जिससे वे अत्यंत ही सरलता से उसे अन्यायी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी बनाया जा सकता है। और ऐसे अन्यायी, अधर्मी और भ्रष्टाचारी लोगों को बड़े लोग सरलता से धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि के प्रलोभन से अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। परंतु वीर्यवान लोग अधर्मी शासकों के लिए हमेशा संकट समान होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं।